औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने एग्जाम्पल डेटा जो मेरे पास था 100 स्टूडेंट्स का, हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसरा मार्क्स 100 स्टूडेंट्स का जो डेटा था उसको मैंने रफ फॉर्म से पहले अरेंज फॉर्म में लिखा, फिर उसको मैंने वो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी उसके लिए जो स्टेप्स थे, जो रूल्स थे, उनके तहत मैंने आपके सामने ये क्लासेस बनाई थी, ये टेलीबार्स बनाए थे, फ्रीक्वेंसी बनाई थी और मिड पॉइंट बनाया था। ये प्रीवियस लेक्चर की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ तक हमने काम को कर लिया था। अब इस टेबल को मजीद हमें आगे कंप्लीट करना है। कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, या प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मिड पॉइंट को हम किस तरह फाइंड करते हैं। फिर मैंने आपको कैलकुलेटर के जरिए भी आपके साथ डिस्कस किया था कि लोअर लिमिट्स, दीज आर द लोअर लिमिट्स, दीज आर द अपर लिमिट्स ऑफ द क्लासेस। ये लोअर लिमिट्स यानी कि हर क्लास का जिस तरह टेलीबार है, फ्रीक्वेंसी है, इसी तरह हर क्लास का अपना मिड पॉइंट होगा। क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। किसके साथ? एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो 60 प्लस 62 इसको जमा करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को आप 2 पे डिवाइड कर लें। किस पे डिवाइड कर लें? 2 पे डिवाइड कर लें। Then we get 61. Similarly, 63 plus 65 divided by 2. ये मिड पॉइंट को फाइंड करने का फार्मूला है कि लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। पहले जमा करेंगे, जमा करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को 2 पे डिवाइड करेंगे। वी गेट द मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क्स या एक्स। एक्स किसकी रिप्रेजेंटेशन है? मिड पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन। अब मैं क्या करता हूं, मैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ निकलता हूं। नेक्स्ट कॉलम क्या है आपके पास? अब दूसरा जो हमने टर्मिनोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था कि टेक्निकल टर्म्स के अंदर पढ़ा था, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज अप टू डेट क्लास फ्रीक्वेंसी फॉर विच कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज नीडेड। यानी कि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी और इससे पिछली जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको जमा करें इस क्लास की फ्रीक्वेंसी में, जिसके लिए हम फाइंड करने जा रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो आंसर आएगा वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। जिस तरह मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं, इस कॉलम में मैं लिखता हूं C.F। C.F का मतलब क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस तरह इस क्लास की टेलीबार है, फ्रीक्वेंसी है, मिड पॉइंट है, इसी तरह इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होगी। अब देखिए इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 है। और इससे प्रीवियस कितनी है? प्रीवियस का मतलब है पिछली। पिछली तो कोई नहीं है मेरे पास, तो इसका मतलब है 8 प्लस 0। आंसर कितना आएगा? 8 ही आएगा। ये 8 क्या है आपके पास? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इस क्लास की, पहली क्लास। अब मैं दूसरी क्लास की तरफ आता हूं, ये वाली क्लास। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। और इससे पिछली कितनी है? 8। सारी पिछली कितनी है? 8। 6 इस क्लास की है जिसको फाइंड करने जा रहे हैं, और इससे पिछली कितनी है? 8। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? जमा करेंगे। जमा करने के बाद आंसर क्या आता है आपके पास? 14 is the cumulative frequency for this class। अब हम नेक्स्ट क्लास की तरफ निकलते हैं। ये वाली क्लास, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 14। और इससे पिछली सारी कितनी है? 14। तो 14 प्लस 14 28 कितनी आती है? 28। ये 28 जो है इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ओके, अब हम इस क्लास की तरफ आते हैं। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 25। और इससे प्रीवियस सारी कितनी है? 28। तो 25 एंड 28 कितना बन गया आपके पास?
क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 और इससे सारी पिछली कितनी है 53। अब 53 प्लस 25 ये मेरे ख्याल से आता है 78। नाउ अब इस क्लास की तरफ आते हैं। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, कितनी है 9 और इससे पिछली कितनी है 78 प्लस 9 ये आपके पास आएगा 87। अब हम इसकी तरफ आते हैं। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 और इससे पिछली कितनी है 87 प्लस 8 ये बनता है आपके पास 95। अब हम इस क्लास की तरफ आते हैं। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 और इससे पिछली सारी कितनी है 95 कितनी बन जाएगी 100। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है क्योंकि फाइनल कोवलेट कर रहे हैं आप, कोवलेट जमा कर रहे हैं आप तो 100 आ गया। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 100। सफिशिएंट एफ का मतलब क्या है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज बराबर है 9। जितनी फ्रीक्वेंसीज है उनको आपने क्या किया जमा किया। ये बन गया आपके पास कॉलम नंबर 5। ये पांचों कॉलम बन गया आपके पास कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी का क्योंकि हमने इन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया आपके साथ ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। मैं अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आता हूं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ आता हूं। वो है आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी? मैंने उस दिन आपके साथ डिस्कस किया था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मैं आसान अल्फाज में आपको बताता हूं कि किसी भी क्लास के लिए इस क्लास की जिस तरह टेलीबार है, फ्रीक्वेंसी है, मिड पॉइंट्स है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसी तरह हर क्लास में क्या होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होगी। कैसे फाइंड करेंगे आप? मतलब ये है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है। मैं फिर बताता चलूं आपको कि उस क्लास की फ्रीक्वेंसी और जितनी फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी और जो टोटल फ्रीक्वेंसी है क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अब मैं मज़ीद आपको बताता चलूं। इट इज डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या इस बात है? इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, टोटल कितनी है 100। 8 डिवाइड बाय 100 ये बन जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बन जाएगी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो अगर हम इस क्लास की बात करें तो हम क्या लिखेंगे 8 बाय 100। अगर हम इस क्लास की बात करें तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या होगा 6 बाय 100। अगली 14 बाय 100। अगली 25 बाय 100, 25 बाय 100, 9 बाय 100, 8 बाय 100, 5 बाय 100। आपने क्या किया कि हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या हासिल हुआ? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हासिल हुई। एक बात नोट कीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल लेंगे, सम लेंगे, यानी कि ये जो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई हुई है यहां से लेकर यहां तक, इसको अगर कैलकुलेटर से आप डिवाइड करें, मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं 8 डिवाइड बाय 100। ये मेरे पास 100, देखिए ये मेरे पास आंसर कितना आएगा 0.08। तो यहां लिख सकता हूं इसको 0.08, 0.06, 0.14, 0.25, 0.25, 0.09, 0.06, 0.05, 6 नहीं 0.08। ये आपके पास है रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज है। अगर आप इनको जमा करें ये हमेशा 1 के बराबर आएगा। याद रखिएगा सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑलवेज इक्वल टू 1। कैसे? अगर मैं यहां पे सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बराबर होगा हमेशा
1 के बराबर होगा। आप अपने कैलकुलेटर पे चेक भी कीजिएगा, इन सारी फ्रीक्वेंसीज को, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को जमा करें तो ये 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब मैं अगले कॉलम की तरफ जाता हूं। अगले कॉलम हमने क्या पढ़ा था टर्मिनोलॉजी के अंदर? वो था परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। क्या था? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। मैं फिर आपके सामने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को फिर आपके सामने डिफाइन करता हूं। सिंपल सा है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरी अल्फाज में आप क्या कह सकते हैं? ये जो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई हुई है, ये इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज बन जाता है। क्या बन जाता है? परसेंटेज बन जाता है। क्या मतलब इस बात का कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100 इट बिकम्स परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब इस बात का कि ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, देखेंगे मैं आपको समझाता हूं। 8 बाय 100 जल्दी 100, 6 बाय 100 जल्दी 100, 14 बाय 100 जल्दी 100, चलते 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 आगे क्या है? 5 बाय 100 जल्दी 100। तो इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई बाय 100 देन वी गेट परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। लेकिन हमेशा नोट कीजिएगा, याद रखिएगा कि टोटल ऑफ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, लाज़मी बात है कि टोटल परसेंटेज कितना होता है आपके पास? 100% होता है। तो जब भी आप क्या कहते हैं उसे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का सम लेंगे तो वो हमेशा कितने किसके बराबर आएगा? 100% के बराबर आएगा। क्या मतलब इस बात का कि समेशन परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बराबर होगा 100%। 100%। ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमने पहले डिफाइन किया हुआ था। अब मैंने इन टर्मिनोलॉजीज को आपके सामने किस तरह सॉल्व किया? एग्जांपल के जरिए सॉल्व कर दिया। तो दीज आर दी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज: क्लास लिमिट्स, टेलीबार्स, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट्स, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है क्लास बाउंड्रीज। क्या है? क्लास बाउंड्रीज। ये है आपके पास क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके साथ। फिर मैं इंशाअल्लाह इस लेक्चर को खत्म करूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की तरफ इंशाअल्लाह मूव करेंगे। तो अगली जो चीज मेरे पास आ रही है वो है कि यहां तक क्लियर हो गया, इसको अपने पास नोट कीजिएगा। फिर जो अगली चीज आ रही है वो है मेरे पास क्लास बाउंड्रीज। क्या है? क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज क्या है? क्लास बाउंड्रीज। तो मैं थोड़ा सा आपके सामने थोड़ा सा फर्क रखता हूं आपके सामने। ये है आपके पास क्लास लिमिट्स। देखिए क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज के अंदर जो मेन फर्क है वो क्या है? अब यहाँ पे क्लास लिमिट्स, ये जो अपर लिमिट है ये इस क्लास के अंदर इंक्लूड है। अगली क्लास नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट होता है। लेकिन क्लास बाउंड्रीज के अंदर क्या होगा? जो अपर लिमिट है वो कंटिन्यू करता है, वो इस क्लास के अंदर नहीं बल्कि नेक्स्ट क्लास के अंदर होता है, कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यू चलता है। अब मैं थोड़ा सा इसकी डिफिनीशन आपके सामने लिखता हूं, फिर मैं इसको मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन है नोट कीजिएगा। वो क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कन्वर्ट क्लास लिमिट्स। ये क्लास लिमिट्स है, यहाँ पे अपर 62 है, अगली वैल्यू 63 होगी, लेकिन क्लास बाउंड्री में ऐसा नहीं होगा। हाउ वी कन्वर्ट्स क्लास लिमिट्स इनटू क्लास बाउंड्रीज, कि हम क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज के अंदर किस तरह चेंज करते हैं, ये मेन क्वेश्चन है। तो मैं आपके सामने डिफाइन करता हूं कि आपके पास क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज, दीज आर दी क्लास लिमिट्स। मैंने इनको लिखा हुआ क्लासेस, ये भी क्लासेस है, ये भी क्लासेस है, सिर्फ फर्क ये है ये क्लास लिमिट्स है, ये क्लास बाउंड्रीज है। इनको आपस में डिफरेंशिएट करना है आपने। हम इसको अब क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में कैसे चेंज करते हैं, ये मेन क्वेश्चन है। अब क्लास बाउंड्रीज क्या होती है, यहां पे थोड़ी सी डिफिनेशन लिखते हैं। द क्लास
boundaries are the actual class limits these are computed to separate one class from another. The computation procedure is that subtract upper limit of a class from the lower limit of the next higher class and divide the result by 2. Subtract the obtained value from all lower limits and add with all upper limits to get required boundaries. अब यहां पे मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी, दीज आर दी क्लास लिमिट्स। अब ये क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती है, ये मेन क्वेश्चन है, ये मेन नोट कीजिएगा। क्लास बाउंड्रीज क्या होती है कि द क्लास बाउंड्रीज आर दी एक्चुअल क्लास लिमिट्स, these are computed to separate one class from another. The computation procedure, मतलब इसको क्लास बाउंड्रीज हम किस तरह कंप्यूट करते हैं, किस तरह बनाते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है कि सबट्रैक्ट, यहां पे नोट कीजिएगा सबट्रैक्ट, ये एक चीज नोट कीजिएगा सबट्रैक्ट, ये वाली ये सबट्रैक्ट upper limit of a class. Upper limit, these are the upper limits and these are the lower limits. ये नोट कीजिएगा। From the lower limit of the next higher class, ये नोट कीजिएगा। ये वाली ये चीज। अच्छा, पहली चीज upper limit of a class. These are the upper limits. इसको आपने सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट किसे कहते हैं, माइनस करना है आपने, किससे, फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट हायर क्लास। अब ये देखिए, ये पहली क्लास है, इसके लिए हायर क्लास कौन सी है, ये वाली है, इसके लिए कौन सी है, ये वाली है, तो वो कहता है लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट हायर क्लास। अगर इस पहली क्लास का अपर लिमिट कितना है भाई, 62, और इससे अगली वाली क्लास जो हायर क्लास है उसके लोअर लिमिट कितने हैं, 63। वो कहता है कि इस जो मतलब अपर लिमिट ऑफ अ क्लास, कोई भी क्लास है, ये वाली है, कोई भी क्लास हो, लेकिन अपर लिमिट ऑफ अ क्लास सबट्रैक्ट फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट हायर क्लास। यानी कि अब देखिए इसका लोअर लिमिट कितना है, 65, इससे हायर क्लास कौन सी है,
इसके लोअर क्या है 66। इस 66 में से 65 को माइनस करो या 63 में से 62 को माइनस करो या 69 में से 68 को माइनस करो। ये बात जो कह रहा है ये मैं समझा रहा हूं आपको। 72 में से 71 को माइनस करें, जो भी माइनस करेंगे लेकिन आंसर एक ही आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। वो कहता है कि जब आपने माइनस किया, माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को डिवाइड करो, उस रिजल्ट को क्या करो डिवाइड करो। किस पे 2 पे डिवाइड करो। यानी कि इसके जो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को 2 पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद अगेन आपके पास जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे इन लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट्स में क्या करेंगे जमा करेंगे। वी गेट द क्लास बाउंड्रीज। तो याद रखिएगा ये डिफिनेशन आपके सामने है कि क्लास बाउंड्रीज किस तरह बनती है क्लास लिमिट से। यहाँ पे सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपके सामने इसको करके बताता हूँ कि किस तरह होते हैं। देखिए देखिए बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा आपने हमारा साथ देना है। देखिए ये क्या है क्लास बाउंड्रीज, सी डॉट की क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज को फाइंड करने का तरीका क्या है मैं फिर बताते चलूं आपको कि लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास, अपर लिमिट ऑफ अ क्लास सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द अपर लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट हायर क्लास। देखिए 63 माइनस 62 आंसर कितना आएगा 1। कितना आएगा 1 आएगा। आ गया आंसर। अब इस आंसर को 2 पे डिवाइड करना है, आंसर कितना आएगा 0.5 आ गया। 2 तरीके हो गए। अब अगला जो प्रोसीजर है वो क्या है, ये जो रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट को इन सब में से क्या करें माइनस करें और इन सब में क्या करें जमा करें। देखिए मैं पहले आपके सामने कहता हूं ये देखिए मैंने इन सब में से माइनस करना है। मैं लिखता हूं 60 माइनस हुआ रिजल्ट 0.5 आंसर कितना है 59.5 59.5। देखिए आंसर क्या आएगा 59.5। अगर आप इसे जमा करें आंसर कितना आएगा 62.5। अगर मैं इससे माइनस करता हूं 62.5 जमा करता हूं 65.5 65.5 68.5 69.5 नहीं 68.5 71.5 71.5 71.5 74.5 74.5 77.5 77.5 80.5 80.5 83.5। अच्छा जी अब आप खुद भी चेक कीजिएगा। अब उसमें आपने इस 0.5 को इन सब में से माइनस किया वी गेट दीज। आपने इन सब के अंदर जमा किया वी गेट दीज आर द क्लास बाउंड्रीज। अब फर्क महसूस करेंगे। यहां पे आपके पास 62 पे इस ये क्लास खत्म होती है, अगली वैल्यू किससे स्टार्ट होती है 63 से। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये इसी क्लास के अंदर है, लेकिन यहां पे ये वाली जो वैल्यू है ये इसमें कंटिन्यूटी है। क्या है यहाँ पे 62.5 है, यहाँ पे 62.5 है, 65.5 है। यानी कि आपके पास जो अपर लिमिट है वो इस क्लास के अंदर नहीं है बल्कि नेक्स्ट क्लास के अंदर है। थोड़ा सा फर्क महसूस करें। दीज आर द एक्चुअल क्लास लिमिट्स, दीज आर द एक्चुअल क्लास लिमिट, दीज आर द क्लास लिमिट्स। दोनों क्लासेस हैं, दोनों क्लासेस हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो गई है कि क्लास बाउंड्रीज क्या होती है, उसको किस तरह फाइंड करते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, अपर लिमिट ऑफ द क्लास सबट्रैक्ट फ्रॉम द अपर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट हायर क्लास। लोअर लिमिट यानी कि अपर लिमिट ऑफ द क्लास नहीं अपर लिमिट ऑफ द क्लास सबट्रैक्ट फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट हायर क्लास। ये मैंने आपको बता दिया। पूरा टेबल आपके सामने कंप्लीट बन गया जिसके अंदर क्लास बाउंड्री सब कुछ बन गया। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की तरफ जाएंगे। हमने तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।